हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कुछ केसेज। ये वही चीज़ें हैं जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तब पढ़ी थी। ठीक है, तो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क। देखिए क्या करना है। सपोज कीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम, और ये स्पेसिंग क्या होगी, सेम। याद आया कुछ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने को टॉर्क निकालना है, तो इतनी ज़्यादा लाइनें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल लाइन से हमारा काम चल जाएगा। ये माना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये माना मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल। इधर ये साउथ पोल, इधर ये नॉर्थ पोल। क्लियर। दोनों में सेपरेशन कितना लेते हैं, 2a। और ये आपको पता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के साथ बेटा कितना एंगल, थीटा। ठीक है, और डाइपोल जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पोल स्ट्रेंथ m, पोल स्ट्रेंथ m, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर इस डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो दोनों पोल के ऊपर फोर्स आएगा, आएगा ना। तो देखो, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा, Q का एनालॉगी क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। E की जगह क्या आ जाएगा, B। पता है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल F1 मान लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ क्या है M, मैग्नेटिक फील्ड क्या है B। क्या बात समझ में आई। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये प्लस का लिया, चेक कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में, फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे, इधर देखो, यहाँ पे ये पोल स्ट्रेंथ M है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। होती है नहीं होती, होती है। तो क्या कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी भी होगी जो इसके अंदर से पास करेगी, होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, ये जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ आएगा, इधर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, समझाने के लिए बताया। तो इसके ऊपर फोर्स क्या आया, इधर, और कितना आया, MB। और फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। फोर्स ऑन साउथ पोल, साउथ पोल की बात करें तो बेटा क्या मान लें, F2। ये मैंने कर दिया MB और माइनस साइन लगाया। क्यों, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है। क्या यहाँ से भी कोई ना कोई लाइन पास करेगी, करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। अब ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, किधर, इधर। हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, फोर्स कहाँ आया, इस साइड। कितना आया, MB। माइनस साइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे माइनस साइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी टुवर्ड्स राइट, फोर्स कहाँ आया, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। अब आपसे कोई पूछे भाई नेट फोर्स बताओ, तो बेटा नेट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है भाई। यहाँ देखा जाए MB माइनस ऑफ MB, ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
इज 0। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फोर्स क्या हो गया? 0। ठीक है, अब बात करते हैं टॉर्क की। क्या टॉर्क आएगा? नहीं पता, चेक करते हैं। ये दोनों जो फोर्स हैं ऐसे आ रहे हैं, एक इस लाइन के अबाउट और एक इस लाइन के अबाउट, हाँ या ना? ठीक है, तो दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग अबाउट ए लाइन, नॉट अबाउट ए पॉइंट। अगर पॉइंट के अबाउट होते हैं तो फोर्स का इफेक्ट 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दीज फोर्सेज आर एक्टिंग अबाउट अ लाइन, सो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉट 0। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स कुछ करेगा। क्या करेगा? ये वाला फोर्स फील्ड की तरफ घुमाएगा, ये वाला फोर्स इधर घुमाएगा। इसका मतलब ये इसको रोटेट करवा रहा है, ये इसका मतलब ये इसको रोटेट करवा रहा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? दो इक्वल अपोजिट फोर्स आ गए तो ये क्या बन जाएगा? एक कपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कपल, जो इसको घुमाएगा। नेट फोर्स 0 है लेकिन घुमाएगा। किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस टॉर्क एंड रोटेट डाइपोल क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? डाइपोल को ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। भाई इतनी बात मुझे समझ में आ गई, कैसे घुमाएगा, क्या घुमाएगा। फोर्स का फॉर्मूला हो गया mb। ठीक है, ये सारी बातें मुझे आ गई समझ में। इसके बाद अगर मैं देखूं, भाई टॉर्क निकालना है। क्या करना है? अब टॉर्क निकालना है। नाउ ये देखिए, अगर मैं यहां से इसको अलग से बनाऊं डायग्राम को, यहाँ पे ये मेरे पास इस टाइप से बन जाएगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस क्या है? 2a। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने डाइपोल ले लिया ये, और ये परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, ये a ये b, दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, समझ रहे हो ना? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90। तो ऐसे बना सकता हूँ अलग से। ठीक है, ओके। तो ए बी सी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ए सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ फोर्सेज। ए सी जो लाइन है वो दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर है। ए सी निकाल लो। तो ए सी कैसे आएगी? ए सी डिवाइड बाई ए बी। ए सी डिवाइड बाई ए बी, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे हाइपो क्या होता है? साइन थीटा। ए सी डिवाइड बाई ए बी कितना है? 2a साइन थीटा। तो बेटा ए सी कितना आ गया? 2a साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये आया कि इस ट्रायंगल से मैंने दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों निकाली भाई? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है सिंस torque equal to either force into perpendicular distance between two force। तो either force क्या है बेटा? mb। perpendicular distance क्या आ गई? 2a sin थीटा। बात समझ में आई? m इंटू 2a क्या होता है? कैपिटल M, पता है आप लोगों को। तो यह आ गया mb sin थीटा, और टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। ठीक है भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टाउ इक्वल टू m क्रॉस b, पीछे पढ़ चुके हैं। टॉर्क कौन है? करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, वहीं बताया था m क्रॉस b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो टॉर्क निकाल सकता हूं मैं इस टाइप से, टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, तो टाउ इज वेक्टर, ये भी बात ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो टाउ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ m एंड b and is given by राइट हैंड थंब रूल। पता है ना, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से m से b की तरफ घुमाओ। देखो जरा हम घुमाते हैं। ठीक है,
ये साउथ से नॉर्थ हमारा डाइपोल हो गया, और बेटा बी किधर है, इधर, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, दिस इज एम, दिस इज बी। तो एम से बी की तरफ पता है ना आपको, फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ घुमाओ, तो फर्स्ट सेकंड, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर का मतलब क्या हुआ, टॉर्क इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल याद आ गया, पीछे का पड़ा हुआ, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ घुमाओ, थंब देगा डायरेक्शन आपको टॉर्क की, तो टॉर्क आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया m क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। ठीक है भाई, एक यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे टॉर्क आएगा एम बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन आता है, कुछ केसेस डिस्कस कर लिए जाए। क्या केस फर्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल भी ऐसे ही रखा हुआ है साउथ से नॉर्थ, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर, और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, वो भी इधर, तो एम और बी में कितना एंगल आ गया, 0। अरे एम और बी सेम डायरेक्शन में है, तो टू क्या होता है भाई, एम बी साइन थीटा, साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0। तो अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो टॉर्क क्या आएगा, 0। केस 2, ये मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड, इस बार डाइपोल ऐसे रखा हुआ है साउथ से नॉर्थ, वही पोल स्ट्रेंथ, तो इस बार ये ऐसे हो गया, थीटा कितना हो गया, 180। क्यों, एम है लेफ्ट में, बी है राइट में, दोनों में एंगल 180 क्योंकि अपोजिट है। तो बेटा यहाँ टॉर्क क्या हो गया, एम बी साइन 180, साइन 180 क्या होता है, 0। तो अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, टॉर्क क्या आएगा, 0, टॉर्क क्या आएगा, 0, और फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। चेक कर लिया, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। अब क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पे कि तीसरा केस लें, केस 3, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो थीटा कितना हो गया, 90, तो टॉर्क क्या आएगा, एम बी साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1, ये आ गया एम बी, और ये बेटा आया मैक्सिमम, क्या आया, मैक्सिमम। टॉर्क बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। सारे केस सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो उस पर जो टॉर्क आया था, एम की जगह पी आया था, बी की जगह ई आया था, सब कुछ वही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, टॉर्क के ऊपर सारी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, ऐसा ही होता था। इसके बाद छोटी छोटी बातें करें, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 2 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर is placed in a uniform magnetic field of strength कितनी मान लें, 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, ओके। डाइपोल इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड टॉर्क ऑन डाइपोल। ये सवाल आ गया आपके पास, क्या करें। M दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर, B दिया हुआ है 10⁻⁻⁴, और बेटा थीटा दिया हुआ है 30। थीटा M और B के बीच में होता है, तो टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। सीधा क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करनी, ठीक है। और साइन 30, तो यहाँ से टॉर्क क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻10 साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
टाउ इक्वल टू 10⁻⁻10 जूल। बोलो, या न्यूटन मीटर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टाउ टॉर्क यूनिट पता है ना आपको क्या होती है, वर्क के बराबर होती है, न्यूटन मीटर कर दो R/F। तो ये टॉर्क आ गया, सिंपल सवाल था। थोड़ा सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल अगर करंट की टर्म में आ जाए तो क्वेश्चन घुमा देते हैं। एक बार आया हुआ है कहीं पे, क्या आया था वो देखिए। अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या पर सेंटीमीटर बोल दो, पर मीटर। अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या पर मीटर कर देते हैं। ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻4 टेस्ला एट 30 डिग्री। ठीक है, करंट इन सोलेनोइड is 2 ampere and area of cross section is 2 into 10⁻⁻6 meter square, 2 into 10⁻⁻6 meter square। ठीक है, ओके। फाइंड टॉर्क ऑन सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या है, कंफ्यूज बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, सोलेनोइड कहां से आ गई, टॉर्क पूछा है, सोलेनोइड कब से आ गया। एक्चुअली करंट कैरिंग सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, पता है आप लोगों को। करंट कैरिंग सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपको पता है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर सोलेनोइड, ठीक है ना, करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, एरिया कितना दिया हुआ है 2 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है 1000 पर मीटर। तो लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50/100 1/2 मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएंगे, सोच के देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ कितने आ गए 500, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए 500। तो n पता लग गया, i पता लग गया, a पता लग गया। कैसे भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है m, तो m क्या होता है बेटा NIA। अगर करंट की टर्म में आ जाए तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है NIA। n कितना है 500, करंट कितना है 2, ये कितना है 2 10⁻⁻6। बात समझ में आ गई, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 20, अरे बोलो 2 0 और लगा दो, 10⁻⁻6। तो m आ गया मेरे पास 2 × 10⁻⁻3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 2 2 4, 4 5 जा 20, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैग्नेटिक डाइपोल आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये सारा मैंने किस लिए लिखा, m निकालने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने थे, लेंथ से मल्टीप्लाई, मीटर में था मीटर बना के। अब b क्या दिया हुआ है 10⁻⁻4 टेस्ला दिया हुआ है ना, तो टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या होता है mb sin थीटा। अब क्या दिक्कत है, m कितना दिया हुआ है 2 10⁻⁻3, b कितना है 10⁻⁻4, और sin 30, और sin 30 क्या होता है बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप से कोई सवाल आ जाए, इसमें m और b डायरेक्ट दे रखे हो, पीछे वाले सवाल की तरह हो जाएगा। अगर करंट दे रखा हो तो m निकाल लो NIA, टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो नेट फोर्स 0 था, टॉर्क आया, टॉर्क किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, पता लग गया हमें, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो
वो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घुमा देगा। अगर मैं उसको अपोजिट घुमाना चाहूँ तो जैसे एक फैन है, वो फैन घूम रहा है, अब उसको पकड़ के उल्टा घुमाओ तो हाथ के ऊपर फोर्स लगता है। आपने वर्क डन किया, आपके हाथ ने वर्क किया उसको उल्टा घुमाने के लिए। तो अगर मैं वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब क्या करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, और ये मेरे पास डाइपोल है, क्लियर, साउथ से नॉर्थ, क्लियर है ना? ओके, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड इसको यहां घुमा रहा है, मैं इसको इधर घुमा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इधर घूम गया ऐसे, तो डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई? ऐसे। ठीक है बेटा, पहले कितने एंगल पे था? θ1, और बाद में बेटा ये कितने एंगल पे आ गया? θ2। मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियली ये डाइपोल ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगा अपनी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इधर घुमा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं इसको उल्टा घुमा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे इसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या इसमें जो फोर्स होगा या टॉर्क होगा वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? देखो, टॉर्क ऑन डाइपोल भाई टाउ है mb sin थीटा। इसका मतलब टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है बेटा, और थीटा तो लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क भी लगातार चेंज हो रहा है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि टॉर्क क्यों लिया भाई, फोर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? 0, सिर्फ घूम रहा है, और जब कोई चीज घूमती है तो वहाँ पे टॉर्क आता है, ना कि फोर्स आता है। क्लियर? तो टॉर्क आ गया, टॉर्क यहाँ पे चेंज हो रहा है थीटा के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एंगल के लिए एज्यूम करते हैं पहले इसको। देखो ऐसे, ये ले लिया ऐसे, इसको हल्का सा ऐसे करके छोटा सा और ले लो। बात समझ में आ गई? और ये एंगल कितना मान लो? d θ। समझ रहे हो मेरी बात? साउथ से नॉर्थ। तो स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d θ, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d θ। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ? टाउ d θ। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? टाउ d θ, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में टॉर्क आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाउ क्या है? mb sin θ। ये क्या है? d θ। तो स्मॉल वर्क डन आ गया। ठीक है, अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन, तो यह टोटल W हो जाएगा mb sin θ d θ, और इसका इंटीग्रेशन θ1 से θ2, क्योंकि इनिशियल एंगल कितना था? θ1, बाद में कितना हो गया? θ2। ठीक है, तो mb sin θ का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos θ, पता होगा, नॉन मेडिकल वालों को पता होगा, मेडिकल वाले याद कर लें, पहले बहुत बार आ चुका है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो, वर्क डन आ गया, माइनस बाहर ले लो, माइनस mb cos θ2 माइनस cos θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस बाहर ले लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। क्लियर? ठीक है, नाउ this work appears as magnetic potential energy।
ये वर्क मैग्नेटिक पोटेंशियल में अपीयर होगा तो यू बी क्या हो गया माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इनिशियल पोटेंशियल 0 मान के चलेंगे, ठीक है। इनिशियली मान लो कहाँ था ये, इनिशियल हमने एज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा इसकी 0, बेटर रहेगा। कैसे क्या है वो बताता हूँ आपको। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या होगा? ये होगा। क्लियर? ठीक है भाई। इसके बाद देखो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ थी, कैसे थी, वो हमें निकालना है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया मैग्नेटिक का माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। देखो इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, देन यू बी इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा माइनस कोस 90। कोस 90 क्या होता है 0, तो यू बी कितना आ गया माइनस एम बी कोस थीटा। याद आया कुछ? इसका मतलब इनिशियली डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस एम बी कोस 90 0। मैंने अभी कहा था ना आपसे कि इनिशियल 0 मान ली। कैसे मान ली? ऐसे हमने मान लिया कि इनिशियली अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी और फाइनल ये आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, ये एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। अगर आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है तो ये लग जाएगा, अगर दो एंगल दिए हुए हैं तो ये लग जाएगा। ध्यान रखना, इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ बता रखा है तो ये लग जाएगा, नहीं बता रखा तो सीधा ये लगेगा। क्लियर? ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो यू बी क्या होगा माइनस एम बी कोस 0। कोस 0 क्या होता है 1, तो माइनस एम बी। एनर्जी क्या हो गई मिनिमम, और जब एनर्जी मिनिमम होती है ना तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया? देखो पीछे हमने टॉर्क पढ़ा था, अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो टॉर्क क्या आया था 0। टॉर्क 0 का मतलब इक्विलिब्रियम। किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो या नेट टॉर्क 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क। तो यहाँ देखो अगर ये थीटा 0 है इसका मतलब डाइपोल घूमता घूमता फील्ड के पैरेलल, फील्ड के पैरेलल आ गया तो टॉर्क 0। टॉर्क अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम तो है, टॉर्क अगर 0 है तो बेटा इक्विलिब्रियम तो है, बट स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होती है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो एनर्जी क्या आ गई मिनिमम। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस केस में टॉर्क क्या है 0। ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 180, थीटा 180 है तो डाइपोल फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो इस केस में भी टॉर्क क्या होगा 0। इक्विलिब्रियम तो है। एनर्जी चेक करते हैं, माइनस एम बी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस माइनस प्लस क्या आ गया एम बी, तो ये आ गया बेटा मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी क्या आ रही है मैक्सिमम, और एनर्जी अगर मैक्सिमम आ रही है इसका मतलब क्या हुआ अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ या ना? तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल, अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल। तो अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंटी पैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। क्लियर है? तो एनर्जी कहाँ 0? जब डाइपोल परपेंडिकुलर है, उस टाइम टॉर्क मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? अ डाइपोल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 10⁻⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। ए डाइपोल इज रोटेटेड in a magnetic field from stable equilibrium position to unstable equilibrium position। ठीक है। और डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल पे। क्लियर, बात समझ में आ गई? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ में आई बात?
फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। तो स्टेबल का मतलब इनिशियल थीटा 0, अनस्टेबल का मतलब थीटा कितना हो गया 180। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कंडीशन दे रखे हैं, -mb cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो -m कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ b कितना है 2 × 10⁻⁻4 cos 180 माइनस कॉस 0। बात समझ में आ गई? वैल्यू पुट कर दी 2 2 4 10⁻⁻1 cos 180 -1 cos 0 1, ये आ गया 1 1 2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8 10⁻⁻1, इसका मतलब आ गया 0.8, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बेटा 1/10 0.8 जूल। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन आज इसमें अनस्टेबल से स्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल, तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। सेम वही क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल में होते थे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, CBSE में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है बेटा? तो ये हमने जो आज पढ़ा ये CBSE डेरिवेशन थे, नीट में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ए बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनोइड। एक बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह कैसे बिहेव करेगा, एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, मतलब दोनों के फील्ड की वैल्यू सेम आती है। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आगे के अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका सिलेबस आगे बढ़े और मजा आए। थैंक यू।